कि जो मीडिया पे दिखाया जाता है क्या उतना आपको टैक्स रिबेट मिलता है? आपको गवर्नमेंट उतना फैसिलिटेट करती है एक्सपोर्टर्स को? एक्सपोर्टर को मेरा नहीं है यार, आपका नहीं ख्याल? ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो ग्राउंड बताएं। रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट आ रहा है, हुकूमत आपको कैसे फैसिलिटेट करे? हमारा जो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारा जो स्टक हो रहा काम वो बैंक से हो रहा है बेसिकली। बैंक में जो रूल्स आए हुए हैं, जो बेशक स्टेट बैंक के आए हुए हैं या IMF के आए हुए हैं, अब जब रिफंड लेने जाते हैं तो वो मिलता नहीं है। मिलता तो है, लेट मिलता है, लेकिन अब वो 17% नहीं मिलता। अच्छा, वो वहां पे भी जुगाड़ लग जाती है। वहाँ पे अंडर द टेबल आपने एडवोकेट को मसलन अपने वकील हायर किया हुआ है, उसकी फीसें, उसके बाद अंदर फीसें, बाहर फीसें। पाकिस्तानी सिस्टम वो आपकी जब हैंड में चीज़ आती है वो 17% नहीं आती। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आप जो 17% हमें रिफंड करते हैं वो लगाए ना, हमें दूसरी तरफ गया उसके रिलैक्सेशन दे दें। सियालकोट में जी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जी, पता नहीं क्या मजे कर रहे हैं, एंजॉय एक था तासुर तो यही है। एक क्रिस्मा था, मतलब एक्सपोर्टर्स का एक क्रिस्मा था सियालकोट में, लेकिन आज से एक्सपोर्टर्स ने अपनी एयरलाइन बना ली, सियालकोट में अपना एयरपोर्ट बना लिया, लेकिन वो खत्म हो गया। एयरपोर्ट खत्म हो गया, चाम खत्म हो गया। चाम खत्म हो गया। वो जो होता था, जैसे एक वक्त था कि आपका बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वो कहते होते थे जनाब क्या बात है, वो बाप भी ज़्यादा फूल जाता था मेरा पुत्र इंजीनियर डॉक्टर है, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। तो मैं जब भी किसी के पास में सैंपल बनवाना होता था, तो हमारे पाकिस्तानियों में ना, हम अपने आप को तो बड़ा कहते हैं कि जी बड़े हम कमाल दुनिया में कौम आई हुई है, लेकिन हम किसी का साथ नहीं देते। आपको चैम्बर सपोर्ट नहीं करता कि नहीं, क्या चैम्बर करता गया, मुझे आज तक समझ नहीं। चैम्बर करता है, बिल्डिंग है, उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, आपने वीज़ा लगवाना है, आपने तस्वीर खिंचवानी है, आपने एक्सपोर्ट करनी है, GSP फॉर्म है, वो सर्टिफिकेट रीजन है, वो तस्दीक कराना है, उसके चार्जेस करने हैं। वो बैठे हुए हैं, पैसे कमाते हैं, बस फोर्स करते हैं, कुछ भी नहीं करते। और आज से आई थिंक कोई 2-3 इयर्स पहले तो मैंने अपने भाइयों को आगे पीछे मैंने बहुत फोर्स किया कि वो एक्सपोर्ट में आए, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत मज़े की फील्ड है। लेकिन अब 2 ईयर से जो मैं हाल देख रही हूँ ना, अब फिर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ हो गया। आपका सबसे बड़ा इशू बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग आपको तंग करती है। बहुत ज़्यादा खराब माल बाहर भेजते हैं, हमारी डेपो खराब होती है, हमारा जो एक मसलन उनका इत्तेमाद है हम पे, वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। अब देखिए अली बाबा में अच्छे बुरे लोग तो हर जगह भी हैं ना सलमान। नहीं, हमारे में ज़्यादा बुरे ही हैं। नहीं, ये ना करें, क्योंकि लफ्ज़ इधर ना, मैंने लफ्ज़ बोला ऑनेस्टी का, हमारे में ऑनेस्टी नहीं है। अब चीज़ खराब बन गई है ना, मेरा फ़र्ज़ है कि वो मैं उसे डिस्कार्ड करके ज़ाया कर दूं। वो हौसला नहीं पड़ता। हाँ जी, वो कहते हैं नुकसान कौन बर्दाश्त करे। हमें पैसे कस्टमर से ले लिए होते हैं, हमने कहा ठीक है चल जाएगा यार, उसको भेज दो। जब ये चीज़ें हमें ख़त्म होगी ना सर, तो फिर ये ऊपर का निज़ाम जिसको आप सुबह से लेके शाम 6 बजे शुरू होते हैं चैनल, रात के 1 बजे जाते हैं, फिर अगले दिन मवाद इकट्ठा करते हैं, फिर शेम करते हैं। जब ये ऑनेस्टी हमारे माशरे में आ जाएगी ना, ये निज़ाम ऊपर तक ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे एक्सपोर्ट में। ये जो हमारे कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़नी कोई नहीं है जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी। ऑनेस्टी, जस्ट ऑनेस्टी, हर बंदा अपने। और बैंकिंग सेक्टर आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा। अब बैंकिंग सेक्टर आगे, बैंकिंग सेक्टर तो ना आज से 10 साल पहले बैंकिंग सेक्टर ना आपको कुछ फैसिलिटेट करता था। मिसाल आप लोन लेने जाते थे, कोई अब क्या जाएं आप, क्वेश्चन होता है इस्लामिक बैंक और दूसरा कौन सा है, कन्वेंशनल बैंक। एक इस्लामिक मुल्क है, वहाँ 2 बैंक हैं, ठीक है। यही कर्जा पहले सूद पे हो जाता है, बाद में वही कर्जा अरबी लफ्ज़ यूज़ करके हलाल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मोहम्मद एहसन मलिक ऑफिशियल चैनल। और आपको पता है बजट की आमद है, बजट के एपिसोड्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमारा बहुत बड़ा मसला है और हमारी गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करती है। और लेकिन फिर भी अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें तो हम एक्सपोर्ट्स में बहुत पीछे हैं। आपने बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स की आपने पॉडकास्ट भी देखे होंगे, उनके व्यूज़ भी सुने होंगे। एक फैमिली है और मैं उनसे बहुत अरसे से इन टच हूँ और यू कैन से फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो अक्सर टैक्सेशन पे एक्सपोर्ट की बातचीत मेरी उनसे होती थी। तो वो लकीली इस्लामाबाद आए हुए, तो मैंने उनको इंगेज कर लिया। मैंने कहा यार
बजट आ रहा है, हम मिलके बात करते हैं और एक्सपोर्ट के ऊपर आपसे पूछते हैं। तो मेरे आज के मेहमान हैं मिस्टर सलमान शौकत और उनकी मिसेस नादिया सलमान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नादिया, सबसे पहली तो मुझे खुशी ये है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आपको किस चीज़ ने ये अट्रैक्शन दी कि आप अपने हस्बैंड के साथ आप इस एक्सपोर्ट के बिजनेस में आए? क्योंकि आज जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, बहुत कम ऐसी चीज़ें या ऐसी आपको नज़र आती हैं कि खातून फ्रंट से लीड कर रही हों। थैंक यू सो मच हसन साहब। सबसे पहले तो मैं घर वाले ही साथ देते हैं कि जो घर में अगर आपको वैसा यानी माहौल मिलता है तो फिर आपको ये नहीं होता कि मैं नहीं कर सकती या नहीं, ऐसे नहीं है। तो नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, ये आपका खुद का इनिशिएटिव था या सलमान साहब ने आपसे कहा कि यार मुझे आके ज्वाइन करो और मुझे कंपनी करो और हम मिल के ये कंपनी लेकर चलते हैं? 70-30 है कि 70% इनका था कि इन्होंने कहा था कि फैक्ट्री में आ जाओ और 30% मेरा था। मुझे नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा बोल्ड सब कुछ कर सकती। गुड हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ताकि नाजरीन को पता चले, आप लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर रहे हैं? हमारा यानी बेसिकली तो यानी मेरे हस्बैंड करते थे, यूनिफॉर्म्स का काम करते थे, उनका सारा यानी इस साइड पे था, कुवैत, दुबई, बहरीन, सऊदीया, इस साइड पे था उनका काम। लेकिन फिर जब मैं साथ ज्वाइन किया, हमने हॉस्टली का काम फिर नेक्स्ट स्टार्ट किया, तो हमारा फिर अब USA, UK उन सारे जगह पे भी अब साथ करते हैं। गुड, एक्सीलेंट। सलमान भाई, हम टीवी पे देखते हैं, सुनते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बहुत कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम फैसिलिटेट करें अपने एक्सपोर्टर्स को, हम उनको टैक्स रिबेट दें मैक्सिमम, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और फॉरेन एक्सचेंज आए। राइट। तो आप क्या समझते हैं कि जो मीडिया पे दिखाया जाता है, क्या उतना आपको टैक्स रिबेट मिलता है? आपको गवर्नमेंट उतना फैसिलिटेट करती है एक्सपोर्टर्स को? एक्सपोर्टर को मेरा नहीं है यार। आपका नहीं ख्याल? ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो ग्राउंड बताएं। रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम है ना बाहर, वो कॉस्ट है। वो हम कॉस्ट कहाँ की? कॉस्ट पाकिस्तान की या वहां की? पाकिस्तान में जो हम कॉस्ट देते हैं कस्टमर को, वो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे दूसरे ममालिक के लोगों के साथ जो उनके रेट्स नहीं, आते हैं। एक दफा कम अगेन। आपने बात की कॉस्ट की, मतलब आप बात कर रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल है एक्सपेंसिव है। वो एक्सपेंसिव है। यस, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत। उसकी वजह डॉलर का रेट, बिजली का रेट, Basically मैन पावर, क्या चीज आपको हिट करती ये है? हाँ मटेरियल हमें महंगा मिलता है, उसकी वजह का बिजली होती है, बेसिकली बिजली होती है और जो टैक्स लगते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमें जो हम रेट कोट करते हैं बाहर कस्टमर को, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ना एफर्ट करनी पड़ती है। बस ना हम एक रीज़नेबल प्रॉफिट में जो आज से कुछ 5-7 साल पहले रीज़नेबल प्रॉफिट चीज़ बेचते थे ना, अब नहीं बेच पा रहे। उसमें तीसरी वजह एक और आ गई, शिपिंग कॉस्ट। ठीक है। शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो बहुत हाई चली गई है, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम। ये जो अभी ट्रम्प साहब ने वो टैरिफ लगाया, आप उसकी बात कर रहे हैं? उससे पहले भी जो हमारी टोटल जो कॉस्ट निकालते हैं किसी प्रोडक्ट की, मिसाल एक पेन है, इसकी हम कॉस्ट देते हैं कस्टमर को, उसके पास ऑफर्स होती हैं। जैसे हमारे पास सर्च इंजन है, अली बाबाज हैं, दूसरे इंजन हैं, अब वहाँ पे हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारी कॉस्ट दूसरे ममालिक की कॉस्ट से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है हमारी कॉस्ट, जिसकी वजह से हमें वो ऑर्डर भी नहीं मिलते और जिसकी वजह से हम बैलेंस, एक बिजनेस होता है, एक बैलेंस चीज़ चलती है, वो नहीं चल पा रही हमारी। नहीं सलमान भाई, वैसे एक सवाल है। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि माशाल्लाह आपने कोई चीज़ भी एक्सपोर्ट की या बनाई पिछले 2-4 सालों में, और जो रेट आपने कैलकुलेट किया जी। पाकिस्तान में, और फर्ज कर लें एक्स अमाउंट उसकी बनी, और वो कॉस्ट सपोज आपको $5 की पड़ रही है राइट पाकिस्तान में, और आपने वो $6, $7, $8, वट जो भी आपने प्राइस आगे अपने एंड यूजर बायर को कोट की। जी। बट जिस तरीके से इन्फ्लेशन हुई, डॉलर का रेट ऊपर गया, तो आप लोगों ने तो यू मेड नास्टी मनी।
पैसे तो आप लोगों ने बहुत बनाए, वो नजर आता है ना, ऐसे बस नजर आता है, मतलब आप मतलब ग्राउंड पे ऐसा नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता। मतलब आप डॉलर बढ़ता था, ठीक है, हमें एक्सपोर्टर का यही कहा जाता है जी, एक्सपोर्टर ने तो जनाब वो जम लग गया, $20,000 है जी, $10 बढ़ गया, 20,000 10,000 अब दे दो, वो हो जाता है। वो वक्ती, वो टेम्पररी होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो प्राइस शूट अप होती हैं, रॉ मटेरियल शूट अप होता है, वो सिर्फ यही है कि आपके अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ होगा ना, आपको उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, वक्ती बेनिफिट। आपका पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो पेट्रोल या ऑयल इंडस्ट्री का है, जी, जी। कि जब हमारे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो बेसिकली हम पेट्रोल में पैसे नहीं बना रहे होते, हमारा रनिंग कैपिटल बढ़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, आप भी ऐसे कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। गुड हो गया। आपकी जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, जी जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट आ रहा है, हुकूमत आपको कैसे फैसिलिटेट करे, हुकूमत कैसे फैसिलिटेट करे कि जिससे हमारे मुल्क के लिए एक्सपोर्ट बढ़ जाए? इसमें मतलब आपको परेशानी सबसे ज्यादा इस वक्त कहां पर आ रही है? ताकि क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है वो हुकाम बाला भी देखते हैं, फाइनेंस डिवीजन वाले भी देखते हैं, तो ताकि जो आपकी अक्सर आप जो मुझे फोन करके कहते हैं कि एहसन भाई ये हमारा ये इशू है, हमें ये टैक्स में कंपनसेट करना चाहिए या इस चीज पे कम होना चाहिए, तो वो आज आप अपने मुंह से बताएं ताकि लोगों को पता चले। देखिए, अब जिस तरह हमारा बिजनेस है, जिस तरह के पीछे हमारी जो प्रोडक्शन है, उसको तो रातों रात तो आप चेंज नहीं कर सकते कि मतलब इस बजट में ऐसा मिरेकल हो जाए और कॉस्ट नीचे आ जाए, सारा कुछ। एक सिस्टम जो है ना, सिस्टम, सबसे पहले एक सिस्टम चलना चाहिए। हमारा जो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारा जो स्टक हो रहा है काम, वो बैंक से हो रहा है बेसिकली। बैंक में जो रूल्स आए हुए हैं, जो बेशक स्टेट बैंक के आए हुए हैं या IMF के आए हुए हैं, कि रिस्ट्रिक्शन है हमें कि हमारा जो हम पेमेंट्स आती है बाहर से, हमें उसे जस्टिफाई करना पड़ता है। क्यों? आप इलीगल एक्सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, और उनमें रिस्ट्रिक्शन है कि हमें 1 साल के अंदर अंदर वो जो पेमेंट मतलब $5,000-10,000 $20,000 आई हुई है, उसको हमने स्टेट बैंक में डॉक्यूमेंट्स 1 साल के अंदर जिनके एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं। अब हमारे सियालकोट में ना 70-80% जो एक्सपोर्ट है वो बैंक के थ्रू नहीं होती। मसलन जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट है वो हम करते हैं DHL करते हैं, जो छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े लेवल की नहीं बात कर रहा। वो हम करते हैं वाया शिपमेंट्स करते हैं, DHLs करते हैं, FedEx करते हैं, UPS करते हैं, राइट। अब वो हम ना उसमें हम पेमेंट नहीं शो करते, हम उसको अंडर इनवाइस करते हैं, जाके जो कि एक इंटरनेशनल इलीगल होता है, लेकिन एक तरीकाकार है क्योंकि उधर के कस्टमर भी ऑल्टरनेट रूट आपने निकाल दिया। देखिए, सारी दुनिया में ये हो रहा है, ठीक है, सारी दुनिया में यही हो रहा है कि वो अल्टरनेट, क्योंकि वो मुल्क भी जो है ना, वो अब टैक्स का बोझ नहीं उठा पा रहे, वो भी टैक्स नहीं देते। वो चाहते हैं कि चीज़ आपसे खरीदी है ना, वो हमें हमारे घर के दरवाजे के ऊपर पड़ी हो। ये मैं छोटे एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, इंपोर्टर की भी और एक्सपोर्टर की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हम जो डिस्कशन होती है ना, जो गवर्नमेंट लेवल पे वो जो बनते हैं रूल्स बनते हैं, वो जो स्कीम्स बनती हैं, जो अब बजट्स आता है, वो हमारे लिए नहीं आता। वो जो बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत एलीट बसन अब एडिडास टाइप के इतने जो ब्रांड्स के साथ का, उनके लिए बेनिफिट होता है। लेकिन जो रूट के बेस पे बैठे हुए हैं, जिनकी जो आपकी जो सालाना एक्सपोर्ट है वो आपके उसमें नहीं आती, मसलन मेंशन नहीं होती, क्योंकि वो एक्सपोर्ट आउट ऑफ द बुक्स होती है। और आप कभी सियालकोट में आए, सियालकोट में देखें कि जब कुछ छुट्टी आती है, जब छुट्टी आती है, ईद की 3 छुट्टियां आती हैं, तो पूरा सियालकोट पागल हुआ होता है। क्यों? उसकी वजह वहां पे है कस्टमाइज काम सियालकोट में, ठीक है, जो चाइना नहीं कर सकता। चाइना हमारे पास भी नहीं कर सकता, जिस तरह के हम, क्योंकि वो करते हैं बिग क्वांटिटी लेस रेट, हम करते हैं स्मॉल क्वांटिटी बिग रेट, ठीक है, यानी हमें प्रॉफिट मिलता है। अब उसमें डेट्स होती हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, डेट्स होती हैं, हमने मीट करनी होती है, ठीक है। अब कभी भी पाकिस्तान में कोई हॉलीडेज वीक आता है ना, तो सियालकोट के जो 80% एक्सपोर्टर होते हैं उनके दिमाग आउट हो जाते हैं, उनको दौड़ लगा के वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कंसाइनमेंट कंप्लीट करनी होती है, भेजनी होती है, ऑन ट्रैक करना होता है।
तो उस रात जिस दिन सुबह ईद हो या रात छुट्टी हो, रात 3 बजे तक वहाँ लाइनें लगी होती हैं, कोरियर्स की, DHL, जहाँ भी चले गए। ये कभी मैंने इसको ना कवर अप करते देखा नहीं कभी हमारे इधर सोशल मीडिया पे, कि इसका भी कुछ होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इस पे कोई तवज्जो कोई नहीं दे रहा, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हाँ, कहने का मतलब ये था कि हम बैंक में हमारी पेमेंट आ जाती है, या तो बैंक में आती है या वेस्टर्न आती है, ठीक है, वेस्टर्न भी लीगल है, बैंक भी लीगल है। और नहीं, वेस्टर्न यूनियन को तो हमारा ये जो SBR है, फाइनेंस डिवीजन है, वो तो मतलब आपकी रेमिटेंस काउंट ही नहीं करता है। करता नहीं है, लेकिन जो कस्टमर हमें बेचते हैं, अब फर्स्ट वेस्टर्न आपके $5,000 आ गई है, ठीक है, अब आपने उस पर शिपमेंट भेजनी है, वो तो आप DHL भेज दें, वाया भेज देंगे, लेकिन वो आपके एक्सपोर्ट में तो नहीं काउंट होगी। मसला आपकी जो नंबर जो होगा वो तो पर्सनल नंबर होगा, वो आपकी जो रिटर्न में भी नहीं फाइल होगा। बिल्कुल ठीक है, उसका तो कहीं भी कोई नहीं होगा। हमें ये फेवर चाहिए, फ़र्ज़ करें अब मैं तीसरी कंपनी में इसमें काम कर रहा हूँ, मेरी 2 पुरानी कंपनी थी, वो स्टेट बैंक ने ना होल्ड कर दिए हैं मसलन, ठीक है, उसमें 1.5 लाख $2 लाख थे, तो वो हमारी पेमेंट आती थी, राइट, बैंक से आती थी, लेकिन हम एक्सपोर्ट करते थे DHL वाया सर्विस में। अब वहाँ पे हम E-फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि जब हम E-फॉर्म लगाते हैं ना तो दूसरी कंट्रीज में फिर उन्हें टैक्स पड़ता है, ठीक है, वो कहते हैं हमें होम डिलीवरी चाहिए। तो जब वो पेमेंट बस $10,000 है, हमने तो माल भेज दिया, ठीक है, और स्टेट बैंक ने जब 11वां महीना होना या 12वें महीने के बाद हमें नोटिस भेज देना, इस पेमेंट का क्या किया आपने। नोटिस तो जो आता है आपको वो तो सेटल हो जाता है ना, नहीं सेटल हुआ ना, वो देखिए पाकिस्तानी तरीके में सेटल नहीं होता। नहीं, अब नहीं होता, पहले हो जाता था। पहले बैंक के पास थी मतलब अच्छा। कुछ रिलैक्सेशन थी, स्टेट बैंक ने दी हुई थी, कि वो कुशन दिया हुआ था कि वो आप ना ऐसे कर लें, ऐसे वो देते रहते थे। मुझे नोटिस आते थे, सलमान साहब ये आपके ना पेमेंट्स हैं, इनको आप क्लियर करवाएं। बिल्कुल, हमने कहा अच्छा चले करते अब चलते निकलते। वो पिछले कोई 3-4 साल हुए हैं कि सख्ती ज़्यादा हो गई है। अब वो हमें कहते हैं प्रूफ दो, हमारे पास प्रूफ नहीं होता। तो वो मुझे पहली एक कंपनी उन्होंने होल्ड कर दी कि आप उससे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर मैंने एक 2 कंपनी लॉन्च की, वो भी 1 साल काम किया, फिर उसने होल्ड कर दी। अब उसका तरीकाकार हम सियालकोटी क्या करते थे, हर जुगाड़ है पाकिस्तानी है, हमने जुगाड़ तो लगानी है, उसके तो हम मास्टर हैं। यस, तो हमने ये करते हैं, हम जो कोरियर एजेंट्स होते हैं जो जिनसे हम माल बेचते हैं, वो कंसोल शिपमेंट्स करते हैं, ठीक है, वो E-फॉर्म लगाते हैं, राइट, उनको हम फिर अपनी पेमेंट्स देते हैं। ठीक है, मतलब $20,000 $50,000 उनका जो एक 200 डब्बा है, 300 डब्बा है, उन्होंने एहसन साहब से लिया, नादिया से लिया, मुझसे लिया, किसी भाई से, मतलब इकट्ठा करके ना वो कंसोल शिपमेंट UK जाती है, उसका हमने E-फॉर्म लगाते हैं अपना, उससे हम अपना E-फॉर्म क्लियर करवा लेते हैं। अच्छा, ओके, लेकिन अब डे बाय डे साल एक तो चल गया है, लेकिन अब और नई रिस्ट्रिक्शन आ गई है। वो क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन ये आ गई है कि अब हमारी जो शिपमेंट, हमारी पेमेंट आई हुई UK से आई हुई है, तो जब हम इनके एजेंट्स को पेमेंट देते हैं, उसने माल USA भेजना है। अब उस गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने वो बंदी लगा दी है कि माल अगर पेमेंट अगर UK की है तो माल भी UK जाएगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो इनवाइस जो हमने जब PSW पे इनवाइस चढ़ाते हैं ना, जब पेमेंट आती है उसके मुताबिक हो, अब वो भी एक इशू हो गया हुआ है। अब हमें पेमेंट क्लियर कराना भी इशू हो गया। अब मेरी काफ़ी पेमेंट्स हो गई हैं, अब साल ख़त्म हो रहा है तो फिर पंगा हो जाए ना। इस तरह की एक दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये सेल टैक्स रिफंड, ठीक है, हमें सेल टैक्स रिफंड देते हैं, मैं इसे एग्री नहीं करता। आप 17% सेल टैक्स लगाते हैं हम पे, राइट, तो फिर आप कहते हैं जी आप एक्सपोर्ट करें, आप रिफंड ले लें। ठीक है, अब जब रिफंड लेने जाते हैं तो वो मिलता नहीं है। मिलता तो है, लेट मिलता है, लेकिन अब वो 17% नहीं मिलता। अच्छा, वो वहां पे भी जुगाड़ लग जाती है। वहाँ पे अंडर द टेबल आपने एडवोकेट को मसलन अपने वकील हायर किया हुआ है, उसकी फीसें, उसके बाद अंदर फीसें, बाहर फीसें। पाकिस्तानी सिस्टम वो आपकी जब हैंड में चीज़ आती है वो 17% नहीं आती। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आप जो 17% हमें रिफंड करते हैं वो लगाए ना, हमें दूसरी तरफ का उसको रिलैक्सेशन दे दें, ताकि ये जो 2 नंबरी होती है सेल टैक्स में,
ठीक और है। रिबेट्स में नहीं, लेकिन वो तो इस वजह से लगाते हैं ना 17% जी, जी। कि आपकी सेल रजिस्टर हो जाए, आपकी एक्सपोर्ट रजिस्टर हो जाए। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। जैसे पाकिस्तान में तो वैसे पाकिस्तान तो चली विद होल्डिंग टैक्सेस के ऊपर रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो एडवांस टैक्सेस होते हैं, आप अपने टैक्स रिटर्न में करवा लें, आप हमसे रिफंड ले लें, दोनों काम नहीं होते। आपने तो फिर भी बहुत अच्छी बात की कि आपको मिल जाता है। नहीं, मिल जाता है लेकिन उसमें तरीकाकार उसमें होना वो चाहिए। पाकिस्तानी तरीके से वो गलत। नादिया साहिबा, ये जो आपके हस्बैंड ने बातें बताई हैं, ये तो बड़ा स्ट्रेस वाला काम है। तो आप ये इतना स्ट्रेस ले लेती हैं? स्ट्रेस ज़ाहिर बेसिक ऑफिस वर्क ये करते हैं, लेकिन साथ होती हूँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू है कि अभी जो ट्रम्प साहब ने लगाया है, टैरिफ लगाया, वो भी हमारी पॉकेट से जाता है। क्या मतलब? वो हमारे प्रॉफिट से जाता है वो भी टैरिफ। वहाँ के जो उनके वो हैं रूल्स और रेगुलेशंस वहां पे नहीं है, वो आपको हिट हाँ कर जी, रहा जो है। इम्पोर्टर्स हैं, हाँ जी, वो नहीं पे करते। वो कहते हैं हमारा नहीं है, हमने आपको पे किया, हमारे आपसे तय हो गया, हमने $50 में या $20 में आपसे एक चीज की बात तय कर ली है, वो आपने पे करना है। वो टैरिफ भी हमें ही पे करना पड़ता है। तो आपका मार्जिन जो कम। प्रॉफिट बहुत मार्जिन माइनस स्क्वीज हो जाता होगा। आज से कुछ साल ना सियालकोट में जी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जी, पता नहीं ये क्या मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर एक था तासुर तो यही है एक क्रिस्मा था, मतलब एक्सपोर्टर्स का एक क्रिस्मा था सियालकोट में। लेकिन आज से कि एक्सपोर्टर्स ने अपनी एयरलाइन बना ली, सियालकोट में अपना एयरपोर्ट बना लिया। लेकिन वो खत्म हो गया। अब एयरपोर्ट खत्म हो गया, चाम खत्म हो गया। चाम खत्म हो गया। वो जो होता था, जैसे एक वक्त था कि आपका बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वो कहते होते थे जनाब क्या बात है। वो बाप भी ज़्यादा फूल जाता था मेरा पुत्र इंजीनियर डॉक्टर है। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। अब डॉक्टर होते हैं तो नथिंग, ही इज़ नथिंग, ही इज़ जस्ट ग्रेजुएट। हाँ, आपके साथ FCPS लग जाता है, आपके साथ स्पेशलाइज कर लेते हैं, फिर आपके जो रैंक्स बढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर वाकई ही इंजॉय किया है। मसलन मैं अगर बात करूं, हमने बहुत बुरा टाइम देखा है जरदारी डोर में। कितना अर्सा हो गया आपको एक्सपोर्ट करते हुए, काम ये बिजनेस करते हुए? मुझे को 20 का साल हो गए। माशाल्लाह। 20 साल हो गए। ओके। हमने देखे जरदारी दौर में भी देखा, नवाज शरीफ दौर में देखा, इमरान दौर में भी देखा। ठीक है, मैं तीनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। जब जरदारी दौर था, मसलन 2008 के बाद जब ये था, तो लाइट्स का इशू थे, यकीन जानी वर्स्ट तरीन देखे हालात, वर्स्ट तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाइम पे बहुत वर्स्ट हालात देखे। ठीक है। लेकिन एक चीज थी कि एक स्टेबिलिटी थी। मसा के दो पे मैंने आपको रेट कोट किया है जनवरी में, ठीक है। राइट, मैं जनवरी में रेट कोट किया है, तो मार्च अप्रैल तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि आपको मसलन रेट कोट करने में, यार कि ठीक है ओके, और कॉल किया हाँ ये रेट है, यही रेट है, यानी कंसिस्टेंसी थोड़ी थी। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, ठीक है। तो उधर भी तकरीबन स्टेबिलिटी रही है। ठीक है। प्रॉब्लम रही है लाइट्स की, इस इशू रहे हैं, लेकिन जो हमें क्या चाहिए होती है, हमें कॉस्ट स्टैंडर्ड चाहिए होता है। हम कॉस्ट बढ़ा नहीं सकते। ये एक्सपोर्टर का सबसे बड़ा मसला है। ये लोग कहते हैं जी हमारे तो होते हैं ना कि रात को बजट आया है, सुबह जाएं तो 10 रुपए की बोतल 15 रुपए की हो जाएगी, और जो चाय आप 25 रुपए पीते हैं 30 रुपए की हो जाएगी। हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं, हम कस्टमर को ऐसे करते हैं, वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जा रहे हैं। यकीन करें हमारे 3-3, 4-4 साल के रेट वो हम दे रहे हैं उनको, वो वही रेटों पे दे रहे हैं। हम ये नहीं होते कि आप 2 महीने बाद पैसे बढ़ा दें, 3 महीने बाद पैसे बढ़ा लें। कंपटीशन हमारा बहुत टफ कंपटीशन है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसको ना हम क्या कह सकते हैं, नवाज शरीफ के दौर में भी था, फिर इमरान साहब के दौर से आया, इसमें भी तकरीबन ठीक ही रहा। यार ऐसे ना करें सलमान साहब, ठीक सर, थोड़ा कोविड आया, खान साहब के दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई। नहीं, मैं हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मैं किसी गवर्नमेंट की नहीं बुराई कर रहा, मैं आपको कॉस्ट कर रहा हूँ। हमें जो एक्सपोर्टर का बेस का चाहिए होती है, वो कॉस्ट चाहिए होती है, हमें कॉस्ट में वेरिएशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है। ठीक है, उस दौर में हुआ, लेकिन आगे जो 4-5 साल अब ये गुजर रहे हैं, इसमें जिस तरह जंप लगा है ना कॉस्ट को, ठीक है, उससे ना वो एक्सपोर्टर का जो चार्म था ना वो बढ़ गया, वो वैसे नहीं रहा। क्यों, अब हम अगर 200 रुपये 300 रुपये प्रॉफिट कमा रहे थे ना, तो वो मुल्क की इंस्टेबिलिटी की वजह से, मुल्क की पॉलिसी की वजह से, जैसे भी आप कह लें, जो भी वजह है, मुझे डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसकी वजह से हम हिट हो गए हैं, एक्सपोर्टर हिट हो गया। सलमान साहब वैसे एक सवाल है, माशाल्लाह आपकी उम्र कितनी है? मेरी 45 45। जी। 20 साल से आप काम कर रहे हैं। जी जी।
एडे तंग होते एक काम छड़ के कोई और काम क्यों नहीं लभ्या? उस वैसे पर्सनल सा सवाल है, या आपको लगता है कि नहीं दोबारा टाइम बेहतर होगा? देखिए, एक काम मसलन एक तरखान होता है, ठीक है, एक लोहार होता है। ठीक है, अब लोहार से क्या आप तरहान का काम करें, तरहान से क्या आप लोहार का काम करें, तो वो ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। एक हमारा एक लाइन है, हमने शुरू से ये काम किया है, हमने बहुत ट्राई किया है, यानी कि ये नहीं हमने ट्राई नहीं किया। लोग माशाल्लाह मैं देखता हूँ बड़े लोग हैं, पैरेलल काम डिफरेंट 7 कंपनी और काम चला रहे होते हैं, हमने ट्राई की, पर आप सक्सेसफुल नहीं हुए। नहीं हमारा वो नहीं, हमने ये नहीं ट्राई की, हमने ट्राई की है, ठीक है, लेकिन हमारा वो नहीं मुहावरा हुआ। क्योंकि एक तो ये ना इधर जो लोकल बिजनेस है उसकी पैरामीटर्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट की पैरामीटर हो रहे हैं। एक्सपोर्ट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, उसमें हैंकी बैंकी इसमें नहीं होती। आप यही है ना कि आप गलत माल भेज देंगे, सेकंड टाइम ऑर्डर नहीं आएगा। लेकिन लोकल काम में ना आपको मुश्किल है। हमारा जैसे बंदा, एक्सपोर्ट करने वाला बंदा, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इधर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, चीज़ों में उतार चढ़ाव है, सच झूठ एवरीथिंग। वो तो पाकिस्तान में माशाल्लाह हर ट्रेड में ये इसलिए हम कभी कभी मुझसे कोई मशवरा करता है न्यू जनरेशन का बंदा, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जब मैं आया था बिजनेस में, तो मैं जब भी किसी के पास कोई सैंपल बनवाना होता था, तो हमारे पाकिस्तानियों में ना हम अपने आप को तो बड़ा कहते हैं कि जी बड़े हम कमाल दुनिया में कौम आई हुई है, लेकिन हम किसी का साथ नहीं देते। मैं एक चीज़ बनानी होती थी ना, मैं किसी से गाइड लेता था, तो मुझे ना कोई फैक्ट्री के अंदर नहीं था जाने देता। ठीक है कि ये तो कहते नहीं जी आप बाहर बैठे हैं, किसी से गाइड लेने के लिए, अगर मुझे आता नहीं था बिजनेस, तो मैं जब किसी से गाइड लेने जाता था ना, तो कोई साथ नहीं था देता। मैंने बहुत सफ़र किया 4-5 साल कि मुझे नहीं था काम सही आता। तो आज मुझसे ट्यूशन फी पे की आपने, आसान उर्दू जो पाकिस्तान में स्टाइल है, धक्के खा दे। हाँ बिल्कुल, जब वो तो पाकिस्तान में आप कोई भी काम करेंगे धक्के तो खाने हैं आपने। नहीं, एक धक्के खाना होता है, एक आपको गाइड होता है। आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो रास्ता बताना अगले का फर्ज बनता है, लेकिन लोग नहीं बताते रास्ता, ठीक है। सफ़र आसान हो जाता है, मुश्किलें तो फेस करनी है आपने ज़िंदगी में, लेकिन अगर आपको कोई राहबर मिल जाए, कोई गाइडलाइन वाला मिल जाए, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी आ जाती है। सलमान साहब एक सवाल है वैसे, जी हम अक्सर सुनते हैं, देखते हैं जी कि हमारे चेंबर्स बहुत एक्टिव है, और सियालकोट चेंबर तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत एक्टिव है, और डेफिनेटली आप उसके मेंबर होंगे। जी उसके बगैर तो मेरा बस नहीं है। फीसें देते हैं और क्या देते हैं, बस और कुछ भी नहीं देते। क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं? आपको चैम्बर सपोर्ट नहीं करता कि कोई? नहीं, क्या चैम्बर करता गया, मुझे आज तक समझ नहीं। चैम्बर करता है, बिल्डिंग है, उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, आपने वीज़ा लगवाना है, आपने तस्वीर खिंचवानी है, आपने एक्सपोर्ट करनी है, GSP फॉर्म है, वो सर्टिफाइड रीजन है, वो तस्दीक कराना है, उसके चार्जेस करने हैं। वो बैठे हुए हैं, पैसे कमाते हैं, बस और करते गए, कुछ भी नहीं करते। क्या मैंने तो अभी मेरी ज़ात को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ चैम्बर से आज तक। मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं पहली बात नहीं, मतलब देखिए सलमान भाई, बात ये है जो हम सुनते हैं, क्योंकि मैं एक्सपोर्टर तो नहीं हूं, ठीक है, तो जो आप फील कर सकते हैं या जिस में से आप गुजरे हैं, तो मैं तो नहीं गुजरा हूं। मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूं, एक तासुर ये है कि पाकिस्तान के जितने भी चेंबर्स हैं या FPCCI है, वो सपोर्टिव रहती है फॉर बिजनेसमैन कम्युनिटी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को भी कभी कुछ सपोर्ट मिली है, या आप लोगों ने ये ऐसे कभी उनको भी एक्सप्लेन किया है कि यार अगर छोटा एक्सपोर्टर को ये प्रॉब्लम है तो काइंडली उनको एड्रेस करें? देखिए, मैंने तो जितने भी साल देखा है चैम्बर में, बस ये साल के बाद इलेक्शन होता है, ठीक है, उस वक्त कॉल आ जाती है जी वोट पाना आगे तुसी, ठीक है, बस इतना ही। वो भी पहले सेटलमेंट होती है कि इन्हें जैसे हमारे मुल्क में है, गवर्नमेंट बनती है, प्री प्लान गवर्नमेंट होती है, ऐसे उधर भी है। बस ये होता है एक साल के बाद पता लगा चैम्बर है, ठीक है, हमें साल को पता लगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ रौनक लगी है। एक साल में एक दिन ही होता है, बस वो कॉल आती है, और सलमान साहब चलिए उधर चलिए, उधर चलिए, चलो अस्सलाम वालेकुम। नादिया साहब, फैमिली के साथ साथ ये टाइम निकाल के चीजें मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल होता है जब आपके बेबीज यानी छोटे हों तो आपको सफर करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जब बच्चे थोड़े से समझदार हो तो पहले वो आपका साथी बन जाते हैं। गुड हो गया। तो आप की कामों की डिवीजन मतलब ऐसे है कि फैक्ट्री के अंदर आप हैं और बाहर के जितने काम हैं वो सलमान साहब करते हैं, नहीं, या आप भी बाहर जाती हैं और हाँ, परचेजिंग करती हैं? मैंने जब आपने स्टार्ट किया तो बिल्कुल लाइन बिल्कुल डिफरेंट थी।
तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं अपनी लाइन देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ वैसे नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने प्रॉपर मुझे एक बंदा हायर करके दिया, प्रॉपर कन्विंस दी, सब कुछ दिया कि जो तुम्हारी मर्जी है, तुम पूरी तरह तुम्हें इख्तियार है, बाजार जाओ, जाके चीज़ खुद खरीद के लाओ, खुद करो, तुम मैनेज कर सकती हो। क्योंकि जो वो छोटा एरिया, मुझे उसका भी नहीं पता, छोटा हिस्सा तो तुम स्टार्ट कर रही हो। फिर यह है कि मैं आम जैसे ये नहीं सारे करते हैं कि वो उनकी वाली बात के धक्के खाने वाली बात की, यानी खुद बाजारों में भी गई, खुद चीज़ें खरीद के लाई, खुद बंदे हायर किए, खुद सर पे खड़ी हुई, A to Z खुद सारा काम करवाया। आप हमारे नाजरीन को इनकरेज करेंगी कि वो एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहिए उनको? ज़रूर। आज से आई थिंक कोई 2-3 इयर्स पहले तो मैंने अपने भाइयों को आगे पीछे मैंने बहुत फोर्स किया कि वो एक्सपोर्ट में आए, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत मज़े की फील्ड है। लेकिन अब 2 ईयर से जो मैं हाल देख रही हूँ ना, अब फिर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ हो गया। किस वजह सबसे ज्यादा आप टफ स्ट्रेसफुल हो गया। नहीं, मसाला एक चीज़ आपने बनानी लाइट है, वेट लगता था। एक चीज़ बनानी है ना, आप बनाने से लेके कस्टमर हाउस के कस्टमर के वेयर हाउस तक आप फुल स्ट्रेस आ गया। सलमान भाई मैं आपकी बात समझ गया, वो हम अक्सर बात भी करते रहते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज में आता है? बिजली में या बैंकिंग में वो तो अभी तो बैंकिंग में आ रहा है। लेकिन हमें जो बेसिकली एक चीज़, अब जो पाकिस्तान में मसला, जो बेसिकली मसला, अच्छा, जो मसला मैं समझना चाह रहा था, जो मैं सोच रहा था कि जिसको आप हाईलाइट करेंगे, उस टॉपिक पे तो आप आ ही नहीं रहे। कौन सा? सबसे पहले मैं समझता था आप कहेंगे बिजली और गैस का बहुत प्रॉब्लम है। बिजली और गैस की प्रॉब्लम तो सबसे वो मैनेज कर सकते हैं हम। देखिए, हम मैं जिस जगह मैंने फैक्ट्री लेके गया ना 5 साल पहले, तो वहाँ पे वो थोड़ा गांव के पास था, रूरल एरिया। अब वहाँ पे हम शहर के रहने वाले थे, हम चले गए वहाँ पे, तो हम बना तो लिया, लेकिन देखा 6-8 घंटे लाइट ही नहीं होती। हमें बाद में पता लगा, वो कहते तुसी कितने आ गए, तुहानू किहने कहते फैक्ट्री बना लो। मैं की होया, कहती इधर तो लाइट ही नहीं होती। मैं कह ना दी, हमने तो सारा इधर लगा दिया है। तो अब एक चीज़ होता है ना कि आप होश बाद में आता है, हमने सोचा इसको बेच दें। तो ये आज से 5 साल पहले की बात है। तो क्या कहते हैं, फिर किसी ने मशवरा दिया आप सोलर लगवा लें। उस वक्त सोलर थोड़ा महंगा था, चले हमने वो किया, एफर्ट की, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था। जनरेटर चला चला के वो आप कॉस्ट तो बहुत ही आउट ऑफ द रेंज चली गई थी। तो सोलर के साथ हम फिर सेटल हो गए। ओके, ठीक है। अब देखिए, कॉस्ट, हम बिजली की कॉस्ट तो ना गवर्नमेंट ने कम करनी है, क्योंकि एक हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि कॉस्ट ज़्यादा ही रहनी है। इसका अल्टरनेट हमें खुद सोचना पड़ेगा। हमने 5 साल पहले एक सेटअप लगाया, हमने एक लगाया, उसको हमने डबल किया सोलर को, जिसकी वजह से हम बिजली से थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। हमें उसका बिजली का कोई इशू नहीं है। ओके, इशू नहीं है, हमें दूसरे मामला का इशू है। एक आपका सबसे बड़ा इशू बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग आपको तंग करती है बहुत ज्यादा। और जो टैक्सेशन है वो कितना तंग करती है? टैक्सेशन में हमारा तो अब देखिए, हमारा तो 1.5 है या 1.7 है, वो तो हमारा टैक्सेशन है, वो हमारा तो हम नील की फाइल करते हैं साल बाद। लेकिन हमारा तो कोई इशू नहीं है टैक्सेशन के साथ। बिल्कुल, आप कंफर्टेबल हैं? हम कंफर्टेबल हैं। हमारा तो ये जो पूरा पाकिस्तान चीखें मार रहा है, हाँ जी, कि सुपर टैक्स लग गया, हमारे टैक्स के स्लैब बढ़ गए, आप इससे मुबर्रा हैं? मैं बताता हूं, हमें जो है ना, आपने 10 रुपए या 20 रुपए लगा दिया टैक्स किसी भी प्रोडक्ट पे, हमें सस्टेन चाहिए, हमें कंसिस्टेंट हो। मसाला एक चीज़ लग गई है ना, हम उस पर वर्किंग करेंगे, हम दौड़ लगाएंगे कस्टमर के साथ, जो भी जुगाड़ करते हैं, हम किसी कॉस्ट को किस तरह सेटल कर लेते हैं। एकदम हम सेटलमेंट जब कर लेते हैं ना, हमें उसमें वेरिएशन नहीं चाहिए। जब उसमें वेरिएशन आती है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, ये वेरिएशन को मैं समझना चाह रहा हूँ। वेरिएशन तो हर चीज में आनी है। हाँ जी। अब फोर्टनाइटली पहले पेट्रोल होता था, अब वीकली हो गया। चलो, वो तो वॉर की वजह से है, शायद हम जंग खत्म होगी, दोबारा उस मैकेनिज्म पे चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा। डॉलर है, डॉलर को हमने कंट्रोल किया हुआ है। मतलब पाकिस्तान तो ऐसे ही चलना है सलमान साहब? सजी ऐसे ही चलना है, इसने कोई 19-20 भी नहीं होनी। लेकिन हमें इसके साथ सुलह करनी पड़नी है। किसके साथ? ये जो निज़ाम है, अब इस निज़ाम बला गया हमारा। अभी लड़ाई है आपकी? नहीं, किसी से मसलन नहीं, आपने कहना सुलह करनी पड़ेगी इस निज़ाम से। बस सुलह करेंगे तो चलेंगे, उसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर मसलन हम रोज़ बहुत डिबेट्स होती हैं, ये इधर टीवी पे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। आज से 10 साल हो गए, इतनी आगाही हो गई, इतना कुछ हो गया है। क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, वो लोन पे है। 10 साल हो गए, इतनी आगाही हो गई, इतना कुछ हो गया है। क्योंकि अगर मसलन हम रोज़ बहुत डिबेट्स होती हैं, ये इधर टीवी पे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा आज से 10 साल हो गए, इतनी आगाही हो गई, इतना कुछ हो गया है। क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, वो लोन पे है,
अब एक मतलब लोन पे चल रहा है, आप उसको कितना बेहतर कर सकते हैं? मेरा नहीं हाल को बेहतर कर सकते। सर आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट कहती है जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारे कर्जे खत्म होंगे। हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं कैसे, मुझे ये भी बताएं ना। हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ती है? एक वजह से बनती है। वो क्या है? एक तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो, ठीक है, शिपिंग कम हो, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो बहुत हम इग्नोर करते हैं, हम ऑनेस्ट हो। ऑनेस्टी का लफ्ज़ जो है ना हमारे माशरे में ख़त्म हो गया हुआ है। मसलन एक चीज़ हम कस्टमर के साथ करते हैं ना, जो फ्रॉम द फर्स्ट डे टू लास्ट डे, अब देखिए हम एक चीज़ बनाते हैं, अब हमारे मज़हब में भी है कि एक फ़ायदा एक नुकसान, ठीक है। हम एक चीज़ बनाई है, वो चीज़ गलत बन जाती है, क्योंकि ये होता है मसलन एक कपड़ा है, ये आग और पानी का खेल होता है, ठीक है। इसमें 19-20 हो जाती है, ये नहीं आप कह सकते कि आप हर दफ़ा जो माल आएगा 100%, लेकिन आप कहते हैं जी मैंने कॉस्ट लगा दी है, ये कपड़े में खराबी आ गई है, ये कस्टमर को डालो। हम खराब माल बाहर बेचते हैं, हमारी डेपो ख़राब होती है, हमारा जो एक मसलन उनका इत्मीनाद है हम पे, वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। अब देखिए अली बाबा में अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे हैं ना सलमान नहीं, हमारे में ज़्यादा बुरे ही हैं। नहीं ये ना करे, क्योंकि हमारे इधर ना, मैंने लफ्ज़ बोला ऑनेस्टी का, हमारे में ऑनेस्टी नहीं है। अब चीज़ ख़राब बन गई है ना, मेरा फ़र्ज़ है कि वो मैं उसे डिस्कार्ड करके ज़ाया कर दूँ। वो हौसला नहीं पड़ता। हाँ जी, वो कहते हैं नुकसान कौन बर्दाश्त करे? हमें पैसे कस्टमर से ले लिए होते हैं, हमने कहा ठीक है चल जाएगा यार, उसको भेज दो। जब ये चीज़ें हमें ख़त्म होगी ना सर, तो फिर ये ऊपर का निज़ाम जिसको आप सुबह से लेके शाम 6 बजे शुरू होते हैं चैनल, रात के 1 बजे जाते हैं, फिर अगले दिन मवाद इकट्ठा करते हैं, फिर शेम करते हैं। जब ये ऑनेस्टी हमारे माशरे में आ जाएगी ना, ये निज़ाम ऊपर तक ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। गुड हो गया। लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से। जी जी। बजट जून में आना है, कुछ 1 माह और कुछ दिन रह गए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपके लिए क्या हो? कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के पास देने के लिए है ही कुछ नहीं। यार इतना कुछ तो कर रहा है हमारा प्राइम मिनिस्टर सारा दिन। अच्छा, मैंने 20 साल, कभी अमेरिका, कभी ईरान, मैं 20 साल किधर आप लोगों के लिए भाग रहा है। मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, 20 बजट आए हैं, ठीक है। मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा वो, मैं कि कभी मैंने रिफ्लेक्ट किया हो कि मेरे बिजनेस पे कोई असर पड़ा है इसका, नथिंग, कुछ भी नहीं हमारा असर करता है। वही जो कॉस्ट है, वही फ्लक्चुएशन होती है, वही हमें खुद एडजस्टमेंट करके कस्टमर के साथ चलना पड़ रहा है। ये है कि हमारा इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे एक्सपोर्ट में। ये जो हमारे कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़नी कोई नहीं है जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी। ऑनेस्टी, जस्ट ऑनेस्टी, हर बंदा अपने, और बैंकिंग सेक्टर आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा। अब बैंकिंग सेक्टर आगे, बैंकिंग सेक्टर तो ना आज से 10 साल पहले बैंकिंग सेक्टर ना आपको कुछ फैसिलिटेट करता था। मसलन आप लोन लेने जाते थे, कोई अब क्या जाएं आप, क्वेश्चन होता है इस्लामिक बैंक और दूसरा कौन सा है? कन्वेंशनल बैंक। एक इस्लामिक मुल्क है, वहाँ 2 बैंक हैं, ठीक है। यही कर्जा पहले सूद पे हो जाता है, बाद में वही कर्जा अरबी लफ्ज़ यूज़ करके हलाल हो जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क में ये निज़ाम क्या है, ये कैसा निज़ाम है। मसलन मैं आज से बात करूँ, 10 साल पहले ना मेरा एक दोस्त था, तो मुझे कहता है सलमान मेरे पास गाड़ी है, तुम ले लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने चेंज करनी थी, मैं कहा दे दो यार। उसके बाद ऑल्टो थी, तो वो किस्तों पे थी। अच्छा, वो डॉक्टर इसरार साहब को उसने कुछ सुना हुआ था, कहता यार किस्तों पे तो हराम होता है। तो मैंने कहा यार ये निकाल दो। अच्छा, उसने ना मुझे फुल प्राइस बता के ना ये किस्तें बता के दे दी, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा मेरा उस वक्त थोड़ा नहीं था, इस मैंने ले ली गाड़ी, मैंने किस्तें दे दी। उसमें 5 या 7% होती थी माकम। अब फिर एक आज कोई 6 से 7 साल बाद से मेरी मुलाकात हुई, तो उसने फिर गाड़ी ले ली। तो मैंने कहा कैसे ली है? कहता है इस्लामिक तरीके से किस्तों पे लिया। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग से मैंने किस्तों पे लिए। अब मुझे ये बताएं, मैंने 10 साल पहले ऑटो ली थी, मैंने वही किस्तें अदा की हैं, ठीक है। आज वो दे रहा है किस्तें, वही किस्तें दे रहा है, वही इंश्योरेंस जिसको हराम कहा जाता था, वो हर बंदा कहता है कि ये ज़रूरी है,
ठीक है। अब वो भी जायज़ हो गया हुआ है। पहले आप बेस रूट तो सेट करें कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप सेटल कर लें। मसला ये है कि हमें एक पैटर्न सेट कर दें कि इस पे चलना है, और दूसरी बात ये है कि हम एज अ नेशन या मैं आपसे सच बोलूं, हम अपने कस्टमर के साथ सच बोलें। एक सच बोलने से मैं कहता हूँ, आप ये जो है ना कि सिस्टम बनाए, बजट के पेपर बनाएं, ये बनाएं, मैं एक झटकी बात करता हूँ। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप कस्टमर के साथ सच बोलें। ठीक है। आप उसमें वो तो दुकान बंद हो जाएगी। नहीं सर, नहीं बंद होती, ये झूठ है। नहीं 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 नहीं, मैं 20 साल के तजर्बे से कहता हूँ, मैं 20 साल पहले काम करता था ना, इवन मैंने काम 25 रुपये प्रॉफिट पे भी काम किया है। ठीक है। 25 रुपये प्रॉफिट भी काम करता है। मेरा दोस्त इंजीनियर था, तो मैं 25,000 रुपये कमाता था। मैं 1000 सूट बेचता था, 25,000 रुपये कमाता था। तो वो कहता है यार तेरा गुजारा कैसे होता है? मैं कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। तो आज ये तो कनात हुई ना। नहीं, ये कनात नहीं है, ये आप अपनी ख्वाहिशात को कनात नहीं है। नहीं नहीं, देखिए अगर मैं उस 25,000 रुपये कमा रहा था, ठीक है, अब मेरे पास वो रास्ता नहीं था, यहाँ तो मैं चीज़ को हल्का बेचता। मैं बताने लगा हूँ बात, ये चीज़ को हल्का बेचता, गाहक को हल्की चीज़ देता। मैंने चीज़ गाहक को वही दी जो मैंने से कमिटमेंट की थी, और मैंने रब पे ट्रस्ट किया, वो पैसे पूरे हो जाते हैं। लेकिन आप जब डिसऑनेस्टी करते हैं ना, आप 2 लाख भी कमा लें, उसमें बरकत नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है। उसमें बरकत नहीं रहती। वो जो 25,000 था ना, वो मुझे आज भी लगता है कि आज के 15 लाख से ज़्यादा मजदूर थे वो। अच्छा। हाँ जी। तो ये है कि जब आप ऑनेस्टी के साथ करते हैं ना, अब हम ऑनेस्ट नहीं रहे एज अ नेशन। अब देखिए हम ऑनेस्ट नहीं रहे, जिसकी वजह से सारा बिगाड़ है हमारे माशरे में। कहीं भी कोई भी इशू पकड़ लेना, वो ऑनेस्टी से शुरू होता है, ऑनेस्टी पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नादिया आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद है आपको शो पसंद आएगा, और मुझे खुशी की है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए। काइंडली इस शो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और लाइक भी और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।